बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की सीरीज़ के अंदर लेक्चर नंबर 10 के अंदर रिकर्शन से रिलेटेड डिज़ाइनिंग टेक्निक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फैक्टोरियल मेथड का एनालिसिस देखेंगे बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ आइटरेटिव मेथड। हमारे पास अगर एक फैक्टोरियल का रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखा हुआ है, जिस तरह ये आपके पास एक फैक्टोरियल फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास किया है n और आपने रिटर्न किया है n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, यानी कि ये फिर से ही फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है विद साइज ऑफ डाटा सेट क्या है n-1 के साथ। तो हम सबसे पहले तो इसका रिकर्सिव रिलेशन लिखेंगे और उसके बाद हम इसको हम आइटरेटिव मेथड से जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका हमने रिकर्सिव रिलेशन लिखना है। रिकर्सिव रिलेशन की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये कि आपने उसका बेस केस लिखना होता है। बेस केस से क्या मुराद होती है? बेस केस का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर जो है ये फाइंड करना है कि किस पॉइंट के ऊपर आके हमारा ये फंक्शन जो है ये स्टॉप हो जाएगा और ये फंक्शन अपने ही आप को कॉल करना बंद कर देगा और ये इस फंक्शन में से क्विट करके बाहर आ जाएगा। तो वो आपका बेस केस होता है। और दूसरा केस आपका क्या होता है? रिकर्सिव केस, जिसके अंदर ये फंक्शन अपने ही आपको बार-बार कॉल कर रहा होता है। अगर आपको इस रिकर्सिव रिलेशन को लिखने के लिए थोड़ी-सी मज़ीद डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप इससे पहले जो मेरी लेक्चर नंबर 9 है, उसकी वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इसके अंदर आपके पास इस वक़्त मैं आइटरेटिव मेथड के थ्रू जो है वो फैक्टोरियल के एल्गोरिदम का एनालिसिस रिकर्सिवली करूँगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि बेस केस जो है उसको लिखना है। तो बेस केस को लिखने के लिए इस वक़्त अगर हम इस एल्गोरिदम को देखें तो इसके अंदर बेस केस क्या बन रहा है कि इफ n इज़ इक्वल टू 0 रिटर्न 1, यानी कि ये वो पोर्शन है जिसके अंदर फंक्शन ने अपने आप को कॉल नहीं किया है। ये वो पोर्शन है जिसके अंदर अगर n की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो सिंपली उसने 1 को रिटर्न बैक कर देना है। लेकिन अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फिर वो जिस पार्ट को एल्स पार्ट को कॉल कर रहा है उसके अंदर वो क्या काम कर रहा है कि n को मल्टीप्लाई कर रहा है फैक्टोरियल n-1 के साथ। तो ये जो एल्स वाला पार्ट है ये इसका रिकर्सिव केस है और ये जो इससे ऊपर वाला पार्ट है ये इसका बेस केस है। तो हम पहले बेस केस का रिकर्सिव रिलेशन जो है वो हम लिखेंगे। तो बेस केस आपके पास क्या बन रहा है? t ऑफ 0, यानी कि आपका जो टाइम फैक्टर लग रहा है 0 इनपुट के ऊपर वो कितना लग रहा है, यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये कंडीशन कि n जो है वो 0 के बराबर है, ये आप चेक करने में कितना टाइम पीरियड लेंगे? ऑब्वियसली आपको कांस्टेंट टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि आपने जस्ट एक कंडीशन को चेक करना है कि क्या n की वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं है, उससे ग्रेटर है या क्या वैल्यू है n की। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो आप कांस्टेंट टाइम पीरियड में ये कंडीशन चेक कर सकते हैं। आपने ये कंडीशन को चेक किया और उसके बाद आपने क्या किया? रिटर्न 1 कर दिया और रिटर्न भी आप कांस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर ही वैल्यू को कर देंगे। तो आपने इस सिचुएशन के अंदर फिर आपके पास क्या है कि आपके पास इफ n इज इक्वल टू 0 तो आप रिटर्न कर रहे हैं 1 और ये आप कांस्टेंट टाइम पीरियड में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसका रिकर्सिव रिलेशन क्या बनेगा? t ऑफ 0 इज इक्वल टू c, वेयर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो बेस केस की वैल्यू है जिसके ऊपर आप रिटर्न हुए हैं जो कि 0 थी, यानी डाटा सेट इस वक्त क्या है? वो आपका 0 है और कांस्टेंट टाइम पीरियड लगा आपको ये कंडीशन को चेक करने में और रिटर्न करने में वैल्यू 1। आप c के अलावा a b c कोई भी कांस्टेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो यूज किया है वो c किया है और आप किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। इसके बाद हम रिकर्सिव पोर्शन को लिखते हैं। रिकर्सिव पोर्शन में आपका क्या हो रहा है कि फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो कितने साइज ऑफ डाटा सेट के ऊपर कॉल हो रहा है? n-1 के ऊपर। और जो इसके अंदर और फर्दर क्या काम हो रहा है कि इसके अंदर आप n की एक वैल्यू जो है वो फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और उसको रिटर्न भी कर रहे हैं इस टोटल फैक्टर को। तो मल्टीप्लाई करने में और रिटर्न करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा? अगेन कांस्टेंट टाइम पीरियड लगेगा। तो वो जो आपने मल्टीप्लाई और रिटर्न करने का टाइम पीरियड है उसको आपने b से रिप्रेजेंट कर दिया कांस्टेंट टाइम पीरियड से, और जो आपका रिकर्सिव पार्ट था उसको आपको कितना टाइम पीरियड लग रहा है उसको आपने कहा t ऑफ और कितने साइज ऑफ डाटा सेट के ऊपर? n-1 के ऊपर आपका ये टाइम पीरियड लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने रिकर्सिव रिलेशन लिख लिया है इसको अब हम आइटरेटिव मेथड से जो है वो
सॉल्व करेंगे और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो रिकर्सिव पार्ट है इसको हम आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करने के लिए इसकी रिकर्सिव केस को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है कि ये जो t ऑफ n माइनस वन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमसे कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब जहां पर ये n लिखा हुआ है मैं इसकी जगह इनपुट क्या कर दूंगी, n माइनस वन। तो जब मैं यहाँ पर n माइनस वन लिखूंगी, से मैं आपका कहती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि t ऑफ n माइनस वन। ठीक है, आपने यहाँ पर जब t ऑफ n माइनस वन लिखा तो इक्वेशन के इस तरफ क्या हो जाएगा, ये चीज इक्वेशन के इस तरफ ये हो जाएगी b ऑफ b प्लस आपके पास t ऑफ, आपने जो आपका ये जो सेकंड वाला n है इसकी जगह भी आप n माइनस वन लिख दें, और ये पहले से माइनस वन है तो वो वन और ये जो पहला वाला वन है ये दोनों मिलके माइनस टू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t ऑफ n माइनस टू। फिर आपने क्या करना है कि ये जो नई इक्वेशन आपके पास आएगी यहाँ से, इस इक्वेशन को आपने वापस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर टी एन माइनस वन की जगह प्लेस कर देना है। तो ये पहला वाला b जो पहले से पड़ा हुआ था और ये b जो सेकंड वाला है ये आपने यहाँ से उठाया है, ये b प्लस टी ऑफ n माइनस टू, तो दोनों मिलके आपके पास 2b प्लस टी एन माइनस टू बन जाएगा। अब आपने t ऑफ n माइनस टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वापस आपने इसको ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर प्लग इन करना है। n माइनस टू जहाँ n है वहाँ n माइनस टू लिखे, यहाँ भी n माइनस टू लिखे, तो ये हो जाएगा n माइनस थ्री, और यहाँ पर टी एन माइनस टू आ जाएगा। आपने ये जो टी एन माइनस टू की इक्वेशन है इसको वापस यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगी बी प्लस बी प्लस टी एन माइनस थ्री। ये वाला पोर्शन जो है ये टी एन माइनस टू की इक्वेशन का है, और आपने ये जो पीछे वाले दो बी थे उनके साथ आपने इसको मर्ज कर दिया। इस तरह आपकी ये इक्वेशन एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या करते होते हैं कि इसके ना पैटर्न को फाइंड आउट करते होते हैं। पैटर्न अब आपका क्या बनता जा रहा है, यहाँ पर एक बी था शुरू में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम दो बी हो गए, नेक्स्ट टाइम तीन बी हो गए, और पहले एन के अंदर यहाँ पहले वन था, फिर टू हुआ, फिर थ्री हुआ। तो हम इसको जनरल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर के लिख दूं और यहाँ भी के लिख दूं, और के जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वन से लेकर सो ऑन एन तक। ठीक है, तो आपके पास ये मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशंस को एक जर्नल फॉर्म के अंदर जो है इक्वेशन की फॉर्म के अंदर ले आए हैं। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते होते हैं कि हम इसके अंदर k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है कि ये जो आपकी t के अंदर की वैल्यू होती है यानी n माइनस के, इसको हम बेस केस की वैल्यू के साथ इक्वेट करते हैं। यानी कि मैं क्या करूंगी, n माइनस के इसको लिखूंगी n माइनस के, और फिर मैंने क्या करना है कि इसको मैंने इक्वेट करना है किसके बराबर, मैंने बेस केस की वैल्यू के बराबर यानी जीरो के। तो यहां से मैं के की वैल्यू निकालूंगी, वो क्या निकल आएगी, के इज इक्वल टू एन। फिर जहां जहां के था वहां मैंने एन पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा एन बी और ये बन जाएगा एन माइनस एन। तो एन माइनस एन क्या होता है, जीरो, तो ये क्या बन गया, टी ऑफ जीरो, और ये हो गया एन बी। और ये जो टी ऑफ जीरो है ये किसके बराबर था, ये ऊपर हमारे पास सी के बराबर था, हमने इस टी ऑफ जीरो की जगह सी लिख दिया, ये बन गया बी ऑफ एन प्लस सी। अब इसमें बी और सी क्या है, कांस्टेंट, तो रिमेनिंग आपके पास पार्ट क्या रह गया, सिर्फ एन। देयरफॉर द मेथड फैक्टोरियल इज बिग ओ ऑफ एन। तो आपके पास जो फैक्टोरियल का एनालिसिस निकलता है मेथड का, वो बिग ओ ऑफ एन निकलता है। अगर आपको इसके एनालिसिस के अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट्स के अंदर आप मजीद वीडियोस को देखने के लिए या मजीद किसी एल्गो का एनालिसिस देखने के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।